नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। सीआईए और केजरीवाल का कनेक्शन, इसी की आज हम पड़ताल करेंगे। इस कनेक्शन को उठाया है डायलॉग इंडिया ने, एक पत्रिका ने, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस बात को पब्लिश किया है कि ये कनेक्शन मौजूद है और इस कनेक्शन के जरिए सीआईए भारत में उठापटक करने की कोशिश कर सकता है। ये क्या सच है? डायलॉग इंडिया कहना क्या चाह रहा है? उसके तर्कों में, उसके आरोपों में कितना दम है? आज हम 1 घंटे के दौरान इस बात की छानबीन करेंगे, अलग अलग पक्ष सुनेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का पक्ष हो, केजरीवाल का पक्ष हो, या फिर इनके संपादक अनुज अग्रवाल क्या कह रहे हैं इन तर्कों के बारे में, ये भी हम देखेंगे। सीआईए क्या है, ये समझने के लिए शुरुआत हम इस रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। क्या है सीआईए और क्या है सीआईए का उद्देश्य? सीआईए किन के खिलाफ करती है साजिश? कैसे दूसरे देशों में बनाती है अपने एजेंट? सीआईए क्या काम लेती है अपने एजेंटों से? खौफनाक कारनामों को कैसे अंजाम देती है सीआईए? सीआईए अमेरिका की मुख्य खुफिया संगठन है जिसका काम समय के साथ बदलता रहता है। वैसे सैद्धांतिक तौर पर सीआईए के 3 मुख्य काम हैं: दूसरे देशों की सरकारों, कॉरपोरेशन और खास व्यक्तियों से संबंधित सूचना इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और अमेरिका के नीति निर्धारकों की कार्य योजनाओं को हर तरह से लागू करने की कोशिश करना। इसके अलावा सीआईए का महत्वपूर्ण कार्य गुप्त रूप से दूसरे मुल्कों के अमेरिकी विरोधी नेताओं और सरकार को नेस्तनाबूद करना भी रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका विरोधी नेताओं को मौत के घाट उतारने की साजिश तक में सीआईए की भूमिका रही है। क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो की हत्या के 17 असफल प्रयास सीआईए के खाते में हैं। सरकार बनाने और गिराने के खेल में तो सीआईए को महारत हासिल है। अनौपचारिक रूप से सीआईए का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। दूरी राष्ट्रों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी युद्ध संबंधी रणनीति को प्रभावित करने के लिए सीआईए का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल किया गया था। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सीआईए को विधिवत कानूनी तौर पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था तो दूसरे का सोवियत संघ के। इस दौरान सीआईए पूरी तरह से सोवियत संघ और दुनिया भर के साम्यवादी सरकारों के पीछे पड़ा रहा। साम्यवादी विचारधारा के फैलाव को रोकने के साथ साथ साम्यवादी नेताओं की हत्या तक करने की साजिश का भी आरोप सीआईए पर लगता रहा, लेकिन उसके इरादे और कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं आया। अमेरिकी हित के नाम पर सीआईए को अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए इस तरह की छूट दी गई। सोवियत संघ के टूटने के बाद से सीआईए आतंकवाद के खिलाफ जंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसके तहत डेमोक्रेसी के नाम पर स्थानीय चरित्र वाली सरकारों को बदलने की साजिशें बदस्तूर जारी हैं। पश्चिमी सोच और संस्कृति को हर स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए हर तरह की लॉबी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोगों को अमेरिकी रंग ढंग में ढाल सके। इसके साथ ही मजबूत स्थापित सरकारों को भी अंदर से तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस काम के लिए उसी मुल्क विशेष के नए लोगों को खड़ा किया जा रहा है। व्यवस्थित तरीके से नए लोगों को पुरस्कृत करके पहले उन्हें स्थापित किया जा रहा है, फिर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के नाम पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। सीआईए ने अपने एजेंट दुनिया भर में बना रखे हैं। हर तबके के लोग सीआईए की नेटवर्किंग में शामिल हैं। अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए सीआईए धार्मिक और चैरिटी संगठनों का भी जमकर इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए सीआईए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। अमेरिकी हितों के सामने दूसरे मुल्कों की सरकारें सीआईए के लिए कोई मायने नहीं रखती। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़े कारनामों को अंजाम दिया है अमेरिकी हितों को साधने के लिए अमेरिका से बाहर के मुल्कों में। फिडेल कास्ट्रो का उदाहरण आपने पिछली रिपोर्ट में देखा। अब अगला आरोप यह है
कि सीआईए और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संस्थापक और संयोजक, उनका आपस में कनेक्शन है, ये आरोप लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आरोप क्या है। कौन दे रहा है केजरीवाल को पैसा? इन पैसों के बदले क्या कर रहे हैं केजरीवाल? क्या है केजरीवाल की मंशा? क्या सीआईए के एजेंट हैं केजरीवाल? ये हम नहीं कह रहे। दरअसल डायलॉग इंडिया नाम की एक पत्रिका का ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल को पैसा विदेशी संस्था फोर्ड फाउंडेशन से आता है, जिसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ है। इस बारे में पूरी रिसर्च करने वाली संस्था मौलिक भारत ट्रस्ट के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव का इस बारे में क्या कहना है, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। केजरीवाल ने उस समय तो कुछ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा जॉब में ही थे, उभरता नेतृत्व के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर आप देखेंगे कि किसी भी एनजीओ को, दुनिया का कोई भी एनजीओ हो, उसको जो फंडिंग होती है वो 3 साल मतलब कम से कम काम करता हो। पर इसको जो फोर्ड ने फंड किया है, इसके रजिस्ट्रेशन से पहले फंड कर दिया है। इवन इसका जो कबीर फाउंडेशन जो इन्होंने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर 2005 में बनाया था, अगस्त 2005 में, उससे पहले फोर्ड ने इनको जुलाई 2005 में फंडिंग की है। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इंटरव्यू था, जो उसके वहाँ के हेड थे फोर्ड फाउंडेशन के, उन्होंने कहा था कि हमने 2 किस्तों में अरविंद केजरीवाल को $3,69,000 जो है हमने फंडिंग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा 2 किस्तों में कबीर फाउंडेशन को पैसे दिए गए हैं, फंडिंग की गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर सीआईए का एजेंट होने का आरोप कई लोगों ने लगाया है, जबकि दूसरों से सवाल पूछने वाले केजरीवाल इस सवाल पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा नेता हर्षवर्धन ने तो साफ अरविंद केजरीवाल पर खुलेआम सीआईए का एजेंट होने का आरोप लगाया था। अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन के सीआईए से लिंक और ऐसे लोगों के साथ संबंध जो सीआईए के लिए भी काम करते हैं, आम आदमी पार्टी की संस्था के लिए भी काम करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के लिए भी काम करते हैं और भारत के अलावा अनेक अरब देशों के अंदर, इंडोनेशिया में अनेक स्थानों पर अराजकता फैलाने के काम के अंदर पिछले सालों में मशगूल रहे हैं। तो क्या केजरीवाल वाकई में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एजेंट हैं? क्या केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए सीआईए पैसा भेज रहा है? क्या केजरीवाल के स्वराज से सत्ता तक के सफर के पीछे सीआईए है? केजरीवाल की सियासी चाल पर नजर रखने वाली पत्रिका डायलॉग इंडिया का दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए अपना टास्क पूरा करने के लिए वित्तीय संस्था इनक्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग करती है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एनजीओ कबीर को भी फोर्ड फाउंडेशन की ओर से फंड दिया जा रहा है। फोर्ड से पैसा लेने के लिए इन्होंने फिर कबीर, मनीष सिसोदिया के साथ कबीर बनाई और कबीर बाहर से जो पैसा लिया वो कबीर के जरिए फिर लेते रहे। फोर्ड फाउंडेशन के एक अधिकारी स्टीवन सोनलिक के मुताबिक कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से 2005 में $1,72,000 और साल 2008 में $1,97,000 का फंड दिया गया। इस पत्रिका का ये भी कहना है कि कबीर को डच दूतावास से भी मोटी रकम फंड के रूप में दी गई है। कबीर को फंड दिलाने के पीछे फोर्ड फाउंडेशन की एजेंट शिमरीत ली की भी खास भूमिका रही है। शिमरीत ली खासकर उन अरब देशों में सक्रिय रही जहां जन आंदोलन हुए। शिमरीत ली ने 2010 में दिल्ली में 4 महीने रहकर कबीर के आगामी एजेंडे की रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद साल 2010 में ली के दिल्ली दौरे के बाद कबीर को दोबारा मोटी रकम मिली। इसके पहले साल 2006 में परिवर्तन एनजीओ में काम करने के दौरान ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स ने उभरते नेतृत्व के लिए रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार दिया था। अरविंद केजरीवाल को किस श्रेणी में दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और इसकी को भी स्टेबल किया था फोर्ड और रॉकफेलर फंड ने।
डायलॉग इंडिया पत्रिका के मुताबिक केजरीवाल को कामयाब बनाने के पीछे विदेशी संस्था अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठते दिख रहे हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो डायलॉग इंडिया ये आरोप लगा रहा है अरविंद केजरीवाल पर और उनके एनजीओ पर कि वो फंडेड है फोर्ड फाउंडेशन से, और दरअसल इस फाउंडेशन के पीछे सीआईए का हाथ है। वो भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए केजरीवाल का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहना है डायलॉग इंडिया का, जिसके संपादक, मुख्य संपादक अनुज अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। अनुज, स्वागत है आपका। हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव भी यहाँ स्टूडियो में है। स्वागत आपका संदीप। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत गुप्ता जी। और उनके समर्थक संदीप त्यागी, जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाईकोर्ट के और दिल्ली की तमाम कोर्ट्स में वकालत के पेशे में इन्वॉल्व है। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे मुख्य संपादक सुरेश चौहान के भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। अनुज, सीआईए बहुत सारे देशों में अस्थिरता पैदा करता है, इसके प्रमाण हैं, लेकिन आप इसको फोर्ड फाउंडेशन से कनेक्ट करके केजरीवाल से जिस तरह से जोड़ रहे हैं, देश उसका एक्सप्लेनेशन चाहता है, उसकी व्याख्या चाहता है। क्या प्रमाण है आपके पास कि आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं? देखिए, ये बहुत पुख्ता प्रमाण है और ये पूरे सबूतों के साथ मैंने इस दस्तावेजों को प्रकाशित भी किया अपनी पत्रिका में कि फोर्ड फाउंडेशन को, सबसे बड़ा दस्तावेज कौन सा आपके पास? फोर्ड फाउंडेशन को पूरी फंडिंग सीआईए से है। ये सारे दस्तावेजों में स्पष्ट है। ये फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है अनुज, और उनके पास काफ़ी पैसा है, और अगर वो इस प्रकार के अवार्ड्स देते हैं जिनको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, इतने प्रतिष्ठित अवार्ड हैं वो। भारत के पर्यावरण विज्ञानी और वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी को भी उनके काम के लिए मैग्सेसे अवार्ड मिला है, तो उन पर भी आप इस प्रकार का आरोप लगा देंगे फिर तो? क्यों? देखिए, फोर्ड फाउंडेशन जो है, सिर्फ फोर्ड कंपनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती, वो हथियार भी बनाती है, और भारत हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है। देखिए, काम करने का एक कल्चरल इंटरवेंशन का एक तरीका होता है मल्टीनेशनल कंपनियों का और पश्चिमी शक्तियों का। उसमें क्या होता है कि लोकतंत्र के नाम पर, रूल ऑफ लॉ के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, ये पूरे देश में, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश हैं, उनमें ये नए नए लोगों को जो पाश्चात्य शिक्षा से उत्प्रोत होते हैं, उस पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित होते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, और उन्हीं का पोषित मीडिया उनको हीरो बना के पेश करता है। उनकी एनजीओ खुलवाई जाती है, उनको फंडिंग दी जाती है, उनको सामाजिक कार्य कराए जाते हैं, उन सामाजिक कार्यों से उनकी पहचान बनती है। जब वो पहचान इस स्तर पर बन जाती है, ऐसे पूरे देश में, हर विकासशील देश में ऐसे सैकड़ों संस्थाओं को इस तरह से प्रमोट किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो भी उस समय की सत्तारूढ़ सरकारें होती हैं, उन पर दबाव डाला जाता है। फोर्ड फाउंडेशन से या अमेरिका से या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज के पास चूंकि फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेट करते हैं ये विकासशील देशों की सरकारों को, और अपने जो CSR फंड जो होता है उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों का, उसके थ्रू इन सारी NGOs को प्रमोट करते रहते हैं। भारत में ऐसे 750 आंदोलन हैं जो विदेशी फंडेड हैं, और अभी गृह मंत्रालय की पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई कि 11,500 करोड़ रुपया हर साल इन फाउंडेशंस को आता है, भारत में एनजीओ का आता है, और इनमें मोर देन 90% लोग अपने ऑडिट अकाउंट भी नहीं करा के देते हैं, ऑडिटेड अकाउंट ही नहीं मिलते इनके, और ये पैसा नॉर्मली उन सारे कामों में नहीं खर्च किया जाता जिनके लिए वो पैसा मिलता है। और अगर आप आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर देखिए, तो वो 750 संगठन जो अलग अलग संस्थाओं से फंडेड है, विदेशी संस्थाओं से, उनका कलेक्टिव नाम ही आम आदमी पार्टी है। आप कह रहे हैं कि ये 750 संगठन जो बाहर से फंडेड हैं, 1100 करोड़ रुपया जिनके लिए आया है, वो सब आम आदमी पार्टी के 11,500 करोड़ रुपए पर ईयर आता है। 11,500 करोड़ रुपए हर साल आता है। 11,500 देखिए, पूरा खेल बाजार का है। बाजार जो है, कोई भी विकसित, आप ये कह रहे हैं अनुज कि 750 आम आदमी पार्टी के लिए अकेले काम कर रहे हैं, मतलब ये सारे मिलकर? ये देखिए, ये अलग अलग काम कर रहे थे, और धीरे धीरे जब इनको इनकी सामाजिक पहचान बन गई, इन्होंने इसके क्या प्रमाण है आपके पास? सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अब मेगा पाटेकर का पूरा संगठन जो बहुत सारी उसमें संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो सारी इनके साथ आ गई। कबीर आ गए, इनके परिवर्तन आ गया, बहुत सारी और संस्थाएं आ गई। आप पूरी कलेक्टिव लिस्ट बनाइए तो ये सारे वही के वही लोग हैं। मेधा पाटकर इस देश की बहुत जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो ये ज्यादातर लोग इसमें से मेगासेस पुरस्कार जीतने वाले भी है, जिनको मेगासेस पुरस्कार मिला है। और आपको अगर याद होगा तो जब अन्ना हजारे ने पहली बार आंदोलन किया था जंतर मंतर पे, तो अन्ना हजारे के पहले दिन के जो कॉम्प्रोमाइजिंग नोट बना था सरकार के बीच में और
अन्ना के टीम के बीच में, उसमें जो उन्होंने कई क्लॉज डाले थे, उसमें से एक क्लॉज था कि जो लोकपाल की कमेटी बनेगी उसके मेंबर मेगासेस अवार्ड विजेता ही रहेंगे। हालांकि वो बाद में हटाना पड़ा, लेकिन ये बात कही गई थी। ये क्यों कही गई थी? और आप देखिए केजरीवाल जितने मेगासेस विजेते हैं वो सारे केजरीवाल की पार्टी के साथ हैं। लेकिन सुरेश जी, उसमें राजेंद्र सिंह जैसे लोग भी हैं जो तो राजेंद्र सिंह कहाँ दूध से धुले हुए हैं? राजेंद्र सिंह के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेता है हमारे पास, व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, बताइए इसके सवाल का जवाब दीजिए श्याम गोपाल जी। संपादक जी जो बात कर रहे थे अभी, बड़ी बचकानी बातें कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी घटना हो रही है देश के अंदर और भारत की सरकार सो रही है, भारत की खुफिया एजेंसी सो रही है, मिली भी है सब। नहीं, सब मिले हुए केजरीवाल से। अरे आपने तो बिल्कुल इतिहास बदल दिया भैया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी भी बिक चुकी है, भारत की सरकार बिक चुकी है, पूरा देश बिक चुका है सीआईए का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं रोल तो है ही। नहीं तो आप तो सब पे उंगली उठा रहे हैं, पूरे बिल्कुल भारत उंगली पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल इसका मतलब सारा देश हमारा मतलब गद्दार है आपके नजरों में? तो देश नहीं, मैं सत्तारूढ़ सरकार की बात कर रहा हूं। सत्तारूढ़ सरकार के बारे में आप कह रहे हैं, तो आपने क्या किया उसके खिलाफ? कुछ किया आपने? आपने एकमात्र अरविंद केजरीवाल को ढूंढ लिया और आरोप लगा दिया जी सीआईए से इसका गांठ बांध है। आपने कभी ये कोशिश करी कि भारत में जब मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए का विदेश से चंदा लिया, सोने चांदी के ईंटे हीरे जवाहरात आए, उसके बारे में जानकारी ली? अरे पाकिस्तान आता है, हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके चला जाता है, उस पर आपने कोई जानकारी ली? भारत के अंदर चाइना रोज अतिक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, नेपाल भरना, भूटान कर रहा है। आप भटक रहे हैं। आपका एकमात्र एजेंडा है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को कम करो और भ्रष्टाचार को जो दूर करने का प्रयास हो रहा है वो न कर पाए। अरविंद, सिर्फ एकमात्र एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, आप तथ्यों पे बात नहीं। संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ संदीप जी, ये सिर्फ ये जो है कोई एनजीओ नहीं कह रही, कोई संस्था नहीं कह रही। आपको 2011 में याद होगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तमिलनाडु के संदर्भ में एक बयान दिया था कि तमिलनाडु में जो कूड़ाकोलम संयंत्र है, न्यूक्लियर प्लांट जो है, उसको रोकने के लिए एनजीओ की फंडिंग हो रही है विदेश से। तो गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दिया इन्होंने। हाँ, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दिया कि 2011 में करीब 22,000 एनजीओ को फंडिंग हुई है और देश में जो इन एनजीओ को जो फंडिंग कर रहा है उसमें जो सबसे बड़ा फंडर है वो अमेरिका है। पूरे जो इंडिया में ऐसे तो संदीप जी यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा फंडर अमेरिका है। नहीं, अब जस्ट आप पहले बात तो सुन लीजिए। और जो कूड़ाकोलम संयंत्र जो है, जो रशिया के सहयोग से वो संयंत्र लगाया गया है, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने क्या काम किया? $2 बिलियन आए थे, जिसमें $650 मिलियन जो है अमेरिका ने अपने यूज किए। उस कूड़ाकोलम संयंत्र को रोकने के लिए जो सबसे आगे आए थे, जो ये थे पी उदय कुमार जी। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है वो, आज की डेट में पी उदय कुमार आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है। आप एक काम करें, इनमें आपस में रिलेशन देखिए, इसको आप ऐसा करें, सीआईए वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट, आप ये कर लें। अरविंद को हटा दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे संदीप ये कह रहे हैं कि कूड़ाकोलम प्लांट में फंडिंग जो है वो अमेरिका कर रहा था रोकने के लिए। कूड़ाकोलम वो चाह रहा था रशिया को ना मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। हम नहीं कह रहे, ये कारपोरेट बार है। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि कूड़ाकोलम संयंत्र जो है हमारा, रशिया के सहयोग से वो परमाणु संयंत्र हमारा लगा है, उसको रोकने के लिए अमेरिका फंडिंग कर रहा है। ये खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान है। उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया कि करीब देश में 22,000 एनजीओ हैं जिनको फंडिंग की गई है और पूरे देश में जो है हर साल 2003-04 तक देखा जा रहा था कि 5,000 करोड़ हर सालाना आ रहा था विदेशी फंडिंग। और उस 2010-11 के बाद जो संयंत्र शुरू हुआ और ये आंदोलन शुरू हुआ है, एकाएक ये 5,000 करोड़ बढ़ के 11,500 करोड़ पहुंच गया। और जो देश में जो सबसे ज्यादा फंडिंग कहाँ आ रहा है, 3 जगह आ रहा है। अब देखिए, अब इसका जो आप पैटर्न देखेंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली और एनसीआर में आ रहा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? दूसरा नंबर पे तमिलनाडु आ रहा है कूड़ाकोलम संयंत्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश पे आ रहा है, चौथे नंबर पे केरल पे आ रहा है, नक्सली ज्यादा। और हाँ, अब ये उसके बाद जो कूड़ाकोलम संयंत्र जिसको रोक रहे थे वो, उसके बाद जो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया, आज वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जिसको स्पष्ट सरकार ने कहा है चीजें जांच हुई है और वो अमेरिका फंडिंग कर रहा था उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि रसा का प्रोजेक्ट था वो। और ये वार जो है सीआईए का सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही शुरू हो गया था, कोल्ड वर्ल्ड वार। आप दो बातें कह रहे हैं। कूड़ाकोलम का जो प्रोजेक्ट था वो भारत और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था।
भारत सरकार ने उस डील को साइन किया था। भारत सरकार ही चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वो प्रोजेक्ट बने। बिल्कुल। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार उसको बनाना चाह रही है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इन लोगों के प्रति आंख मूंदे हुए है। नहीं, भारत सरकार ने कहा कि इसको अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका फंडेड एनजीओ, प्रधानमंत्री का बयान है, भारत सरकार नहीं रोक रही है, वो एनजीओ रोक रहे हैं पर्यावरण के नाम। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि वहां जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के नाम से इस पे रोक रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से आया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। और उस अमेरिका से जो सबसे ज्यादा जिसको फंडिंग मिली है वो पी उदय कुमार, वो आज अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार हैं। अगर किसी एनजीओ को फंड किया जाता है, लीगली फंड किया जाता है, वैधानिक तरीके से फंड किया जाता है, और वो किसी समाज सुधार के काम में लगी है, तो क्या सिर्फ बाहर की फंडिंग के बूते पर हम ये कह दें कि वो सीआईए के एजेंट्स हैं? भाई साहब, समाज सुधार का मतलब देश का विकास रोकना थोड़ी होता है। आज देश में 14 लाख करोड़ की परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, और हर जगह जहां परियोजना रुकी पड़ी है कहीं ना कोई ना कोई ऐसी विदेशी फंडेड एनजीओ आंदोलन कर रही है। इनमें आपस में अंतर संबंध खोजिए, और वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी से फंडेड है, जिनकी फाउंडेशन है, उनके क्या इंटरेस्ट नहीं, ये भी तो जोड़िए ना, उनमें आपस में कनेक्शन देखिए ना। नहीं, दो चीजें होंगी। आप एक भी ऐसी योजना साबित कर दे जो आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा रोकी जा रही हो, बताइए जरा। कौन सी योजना? अरे भारत सरकार, भैया भारत सरकार आपकी नर्मदा मेगा पार्टी रोके पड़ी थी, मतलब उसमें मेगा पार्टी रोकी पड़ी थी नर्मदा परियोजना। पहले आप लोग बर्दाश्त नहीं करते। कूड़ा कुलम में आम आदमी पार्टी का लेना देना नहीं, भारत सरकार का मामला है और विदेशी का मामला है। अरे उदय कुमार जी क्यों टिकट दिया आपने? आम आदमी पार्टी का क्या मतलब है? मैं आपका उम्मीदवार है ना, वो जो उम्मीदवार है, अलग विषय भैया। कुलम योजना चालू करना ना चालू करना भारत सरकार के विषय का मामला है। अरे आप अलग बातें करो, आपस में आप अंदर संबंधी खोजे। आपकी जो मनोदशा ऐसी लग रही है। इन्फोसिस फंडेड करती है, इन्फोसिस के लोग आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। मीरा सान्याल आ जाती है। मीरा सान्याल के, मुझे ये बताओ, आप बताइए, मीरा सान्याल के पिताजी जो थे यूपीएससी के चेयरमैन थे, उस टाइम अरविंद केजरीवाल आईएएस ऑफिसर बने। आप इतने बड़े संपादक बन रहे हो, देश के संसद में कितने हत्यारे बैठे आपको पता है? कितने बलात्कारी आपने रिसर्च किया कभी? कितने टैकेट बैठा आपने रिसर्च किया? सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने एकमात्र रिसर्च किया, एक आदमी पकड़ लिया अरविंद केजरीवाल, इसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि केंद्र में सरकार बनने वाली आम आदमी पार्टी, उसको रोकने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप गलतफहमी का शिकार है। बिल्कुल सही में चल रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें कहना चाहूंगा, जैसे अनुज जी ने बताया कि इस तरह से कि विदेशी फंडिंग की वजह से ये सारी परियोजनाएं रुकी हुई हैं, 14 लाख करोड़ की परियोजनाएं रुकी हुई हैं देश में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अनुज अग्रवाल जी से, आज तक जो देश में जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, या इससे पहले बीजेपी भी रही, उन्होंने कभी इन परियोजनाओं को चलाने के लिए जो काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है उसके बारे में कभी इन्वेस्टिगेशन करने की, या जो उस लिस्ट में लोग हैं उनके नाम बताने की कभी इन्होंने मंशा जाहिर की? बिल्कुल, अगर वो नहीं करेंगे तो हम तो दोनों गलत मानते हैं। एक सेकंड, काला धन है, लेकिन आप इनके इशू पर सवाल उठाइए। ये कह रहे हैं कि बाहर से जो एनजीओ फंड, नहीं, एनजीओ से अगर फंडिंग मिल भी रही है, वो अगर लीगली मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है? और उस पैसे का जो उस पैसे का लीगली मिलना कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस दुरुपयोग नहीं हो रहा, वो हमारे समाज में, यही कहना चाह रहे हैं, हमारे समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए परिवर्तन ने, कबीर ने, सुनिए, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूं कि परिवर्तन ने, कबीर ने, सभी भी उन उद्देश्यों के लिए पैसा खर्च नहीं किया जिनके लिए मिला उनको। हमारे मुख्य संपादक सुरेश जी इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। सुरेश जी, अपनी बात कहिए आप। मुझे लगता है दो मुद्दे यहाँ पर चर्चा में है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो परियोजनाओं का है, तो परियोजनाओं में जो तमिलनाडु की परियोजना है उसमें ना केवल गृह मंत्रालय या कांग्रेस ने कहा है या प्रधानमंत्री ने कहा है, बल्कि वहां की सारी ही राजनीतिक दलों ने इस बात को स्वीकारा है, वहां के मीडिया ने स्वीकारा है, कई एनजीओ ने भी, जो देश की एनजीओ है उन्होंने भी स्वीकारा है कि वहां पर विदेशी फंडेड सपोर्ट था। और जब होम मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे को एक्सपोज किया और बाकी तथ्य सामने आए तो विरोध करने वाले पीछे हट गए और काम शुरू हो गया। ये वहां का इतिहास है। महाराष्ट्र में भी हुआ है, इवन ऐसा आरोप मेधा पाटकर के ऊपर भी लगा है। तमाम ऐसे संगठन है जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को विरोध करते हैं, और ऐसे विरोध के लिंक कभी अमेरिका के साथ, तो कभी रशिया के साथ, तो कभी जर्मनी या कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हैं। यह केवल सीआईए की बात नहीं है, तमाम प्रकार के देश, विभिन्न देशों में ऐसे प्रकार से फंडिंग करते हैं। भारत भी सार्क के कई कंट्रीज में कई अवार्ड देता है, कई चीजें करती है। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, तो नैतिकता के आधार पर ये सही नहीं है, लेकिन देश ऐसा करते हैं। अब हमें आपत्ति किस पे है? अमेरिका क्या करता है इस पे आपत्ति लेने का हमें उसके बाद में अधिकार है। पहले अधिकार हमें यह है, या पहला हमारा कर्तव्य है कि अमेरिका का हस्तक भारत में कौन व्यक्ति बन रहा है उसके खिलाफ हमने पहले बोलना चाहिए। और इसकी शक की सुई
अरविंद केजरीवाल की तरफ जाती है और कई लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए, सोशल मीडिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। छोटी छोटी बात को लेकर कानूनी नोटिस भेजने वाले केजरीवाल ने इस विषय पर कभी भी खुलासे की, इंक्वायरी की या किसी के खिलाफ केस की बात नहीं की है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा और एक्सपोज होगा, डिटेल में जाएगा तो नुकसान में रहेंगे। एक दूसरी एक चर्चा थोड़ी देर पहले जो हो रही थी कि क्या आपके शायद जो मुझे उनकी ऊंची आवाज से और उनके स्टाइल से लग रहा था कि वो आप पार्टी के होंगे, उन्होंने ये कहा कि क्या कांग्रेस और आप पार्टी मिली हुई है। तो ये यहाँ पर देखना जरूरी है कि जब अन्ना हजारे का, मैंने ऐसा नहीं बोला, आपने गलत सुन लिया। हाँ। नहीं, आपने ये कहा, डायलॉग इंडिया वाले को आपने कहा कि क्या सरकार आप ये सब मिले हुए हैं। हाँ, इनका यही मकसद था। इसका जवाब सुन लीजिए। अन्ना हजारे के खिलाफ जब अन्ना हजारे का आंदोलन जब सरकार के खिलाफ शुरू हुआ 4 अप्रैल को, जब पहली बार उन्होंने आंदोलन किया, तो आपको सपोर्ट करने वाले में तब आप तो नहीं थी, अन्ना हजारे की या इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, उस सामाजिक संस्था को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया, यह सत्य है। देश के तमाम दलों ने, सरकार विरोधी दलों ने उनको सपोर्ट किया। उनको लगा कि ऐसा करने से सरकार विरोधी माहौल बनेगा, करने में हर्ज नहीं। इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे, भले खुले में किया हो ना किया हो, अंदर से किया है। तीसरा, एक बार जंतर मंतर पे तमाम विपक्ष के नेताओं को खुद इंडिया अगेंस्ट करप्शन वालों ने ही अपने मंच से बुलाकर बात करने का मौका दिया था। उन्होंने इनवाइट सरकार को भी किया था, लेकिन वो आए नहीं, बाकी लोग भी आए थे। इसका मतलब सरकार विरोधी ताकतें एक समय पे इनको सपोर्ट कर रही थी। इसके तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। दूसरा, लेकिन इसमें एक फैक्टर को देश भूल रहा है, या इस चर्चा में हम भूल रहे हैं कि कांग्रेस ने फिर आपको सपोर्ट क्यों किया या अन्ना हजारे को सपोर्ट क्यों किया। वो सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि बाबा रामदेव का जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्ड आंदोलन था, एक केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, एक रचनात्मक पूरी व्यवस्था लगी हुई थी, वहां पर सरकार के पास हमेशा ये गेम चलता रहा कि कभी अन्ना को आगे बढ़ाओ तो बाबा को पीछे ढकेल दिया जा सकता है, क्योंकि बाबा को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल था। और उनको ये लग नहीं रहा था कि अन्ना हजारे का आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है। इसलिए सरकार ने भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से बाबा रामदेव को दबाने की सपोर्ट किया, यह सत्य है। इसका उदाहरण दूरदर्शन चैनल है, जो सरकार विरोधी किसी प्रदर्शन को नहीं दिखाता, लेकिन अन्ना हजारे के जंतर मंतर के पहले आंदोलन को उन्होंने फुल टाइम लाइव दिखाया था। ठीक है, आप इसमें विषय उठाएं, बोलिए। इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक पॉलिसी डिसीजन है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जिनमें हमारे देशों की कंपनियां CSR फंड दे रही हैं, जिन NGOs को, उनको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट करो और भागी सत्ता पे कब्जा करो। इसी के तहत ही अरब स्प्रिंग हुई, वहां पर खेल खेला गया ट्विटर फेसबुक के माध्यम से। इसी तरह से हिंदुस्तान में वो खेल खेला गया। शिमरत ली जो आई CIA के एजेंट, उसने ऐसे ही कबीर फाउंडेशन साथ काम करके उनको ट्रेंड किया। दूसरा, आपने अभी अरब स्प्रिंग की बात की, इजिप्ट की आप बात करेंगे, जाहिर सी बात जी। इजिप्ट में जो है वो हुआ था, तहरीर स्क्वायर पर इकट्ठा हुए थे। इजिप्ट में उसने मुबारक गवर्नमेंट भी अमेरिका बैक थी, अमेरिकी समर्थन से चल रही थी, वहां की फौज भी अमेरिकी सहायता से ही चलती है, उनके पास हथियार भी वहीं से आते हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिकी CIA वहां पर जो विद्रोह कर रहे थे उनको फंड कर रहा है, तो अमेरिका लड़ भी, इधर से भी लड़ रहा है, उधर से भी लड़ रहा है। अमेरिका का सीधा पर्पस है डिस्टेबलाइजेशन करना। जो लोग वहां के उस समय सत्ता पे आरूढ़ थे, जो उस समय राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका नंबर 2 का पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था अमेरिका में। उन्होंने उनको डिस्टेबलाइज किया, उनको मरवा दिया और उनके पैसे पे कब्जा कर लिया। अच्छा, तो और इसके बाद अपनी नई पपेट सरकार बना दी। वहां पर गृह युद्ध जो छिड़ गया, उससे काफी जगह तोड़फोड़ हुई, रिकंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े ठेके उठने शुरू हो गए, उन्होंने फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए। देखिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में कोई भी डेवलप कंट्री नहीं चाहता कि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, अपनी ग्रोथ हो, और सारा खेल उसी का है, बाजार का, कि ये सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये सिर्फ मार्केट बने रहे और प्रोडक्ट सारे वहां से आए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये बाजार का खेल है। मैं देव साहब इसमें बताना चाहूंगा, ये फोर्ड फाउंडेशन जो है ये पिछले लगभग 60 वर्षों से इस देश में काम कर रही है। ये अभी तो आई नहीं है, पिछले 10-5 साल से, जब से केजरीवाल या अन्ना हजारे या इस तरह के आंदोलन आए हैं, ठीक, पिछले 60 सालों से जब ये काम करती आ रही थी, तब तो कांग्रेस के जो NGOs थी, उनके लोग, इस कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो NGOs संचालित कर रहे थे, तब उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी कि उन जो फंड यहाँ पे आता था अमेरिका से, इन फाउंडेशन के द्वारा। कई फाउंडेशन काम करती हैं, जैसे बुश फाउंडेशन, पहले पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला रही थी, पहले सोशल मूवमेंट चला रही थी। पॉलिटिकल मूवमेंट की बात जहां तक है, फंडिंग की बात है, तो उसके लिए कानून है, ये पॉलिसी डिसीजन है अब उनका। उसके लिए FCRA में पूरा प्रावधान है
कि जो फॉरेन फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की फंडिंग होती है और वो प्रूव होती है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोविजंस हैं और क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, उस पर कार्रवाई करे। और इसमें तो एक PIL मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। इसमें एक PIL हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट में है। इनका एक सवाल बिल्कुल सही नहीं है, दबाव में है। नहीं, इससे पहले देश बहुत पावरफुल होते हैं, चारों तरफ से देशों को घेर रखते हैं। इससे पहले भी इस देश में आंध्र प्रदेश में मूवमेंट हुआ है, पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है, असम में असम गण परिषद का मूवमेंट हुआ है, उसको आपने कभी उसमें फोर्ड फाउंडेशन का हाथ नहीं देखा? मूवमेंट खड़े हुए उन पर हमेशा आरोप लगाया कि उनकी विदेशी फंडिंग है। जितने भी भारत में रीजनल पार्टीज खड़ी हुई हैं, भाषा के, जाति के, धर्म के मूवमेंट खड़े हुए, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, मैं जैसे ही आता हूं रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बताता हूं, फोर्ड फाउंडेशन के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विवाद की शुरुआत होती है केजरीवाल के एनजीओ को मैग्सेसे अवार्ड मिलने से, जिसके बारे में डायलॉग इंडिया ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन से पहले ही उनको जो है इसके लिए अवार्ड कर दिया गया। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या, ये देख लीजिए पहले इस रिपोर्ट में। कौन है रेमन मैग्सेसे? क्या केजरीवाल की छवि रेमन मैग्सेसे से मिलती जुलती है? क्या वाकई केजरीवाल की छवि को गढ़ा गया है? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के सवाल क्यों उठते दिखाई दे रहे हैं? क्या इस तरह के सवालों से केजरीवाल का सच में कोई नाता है? दरअसल हम ये बात मासिक पत्रिका डायलॉग इंडिया के मार्च 2014 में छपे अंक के पन्ना नंबर 24 और 25 के हवाले से कर रहे हैं। इन सबूतों के आधार पर ये बात उभर कर सामने आ रही है। क्या केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने के पीछे CIA की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? भारत में केजरीवाल से पहले और भी कई हस्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, लेकिन उन्हें यह अवार्ड उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों के बाद मिला। लेकिन केजरीवाल को साल 2006 में यह अवार्ड दिया गया, जब केजरीवाल को जानने वालों का दायरा बहुत कम था और कोई खास उपलब्धि भी हासिल नहीं की थी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पीछे की कहानी क्या है। डायलॉग इंडिया पत्रिका में बताया गया है कि अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA फोर्ड फाउंडेशन का इस्तेमाल करती रही है। दरअसल 1953 में फिलीपींस की पूरी राजनीति और चुनाव को CIA ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त CIA ने फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे को खड़ा किया था। रेमन मैग्सेसे के जरिए फिलीपींस की राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने मैग्सेसे के प्रचार और उनकी छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए पूरा खर्च उठाया, और जिसका असर ये हुआ कि मैग्सेसे को फिलीपींस का राष्ट्रपति बना दिया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दिया गया मैग्सेसे अवार्ड भी फिलीपींस की राजनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में रिसर्च करने वाली संस्था मौलिक भारत ट्रस्ट के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव की राय भी आपको सुनवा देते हैं। अरविंद केजरीवाल को किस श्रेणी में दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और इसकी को भी स्टेबल किया था फोर्ड और रॉकफेलर फंड ने। क्यों किया था? उस समय फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे हैं क्या? रेमन मैग्सेसे सबसे बड़ी बात आएगी कि रेमन मैग्सेसे हैं क्या, इतना जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे एक बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह एक आदमी थे। फिलीपींस का उनको राष्ट्रपति बनवाया गया। बनाया किसने? CIA ने बनाया। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं अमेरिका भारत में भी केजरीवाल को पैसा देकर अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके दायरे में केजरीवाल बार बार आ रहे हैं, जिनका जनता जवाब चाहती है। स्पेशल डेस्क सुदर्शन न्यूज। इससे पहले कि मैं डायलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल से पूछूं कि उनके पास सबूत क्या हैं इस मैग्सेसे अवार्ड और अरविंद केजरीवाल कनेक्शन के और इसके पीछे CIA के होने के, मैं चलूंगा अपने मुख्य संपादक के पास। सुरेश जी, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से चलाया जाता है, स्वीडिश एकेडमी है उसके पीछे।
अब वो कई क्षेत्रों में पुरस्कार देते हैं। अगर हम इस तरह देखें तो वो भी पश्चिम का देश है और पश्चिम के तमाम लोगों को उसने अवार्ड दिया है। तो क्या हर अवार्ड के पीछे इस प्रकार की भावना समझी जाए जो दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है या दुनिया का बहुत प्रभावशाली अवार्ड है? मुझे क्या लगता है, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य से हम चर्चा को भटक रहे हैं। हमने आज का विषय रखा है केजरीवाल और सीआईए। हम एक चीज को इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट इस बात पे सहमत हो गए कि दुनिया में होने वाली ऐसी घटनाएं किसी न किसी उद्देश्य से होती है। ये देने जाने वाले पुरस्कार, उसकी राशि, उनका मैनिपुलेशन होता ही होता है। ये ना केवल भारत में, दुनिया के विभिन्न देशों में होता है। कोई ऐसा पुरस्कार आज के युग में ये नहीं दिया जाता जिसके पीछे कोई रणनीति ना हो। अगर आप नोबेल की भी बात करें तो नोबेल में क्या भारतीय आयुर्वेद को दिया गया है? भारतीय योगा को पुरस्कार दिया गया है? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस चीज को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका कंपनियों को, अमेरिकी नीतियों को जो बातें अच्छी लगती है, संयुक्त राष्ट्र भी तो वही चीजें करता है। किरण बेदी को दिया गया, वो बीजेपी को समर्थन दे रही है। किरण बेदी को भी दिया गया था। कौन सा? हाँ, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो तो बीजेपी को समर्थन दे रही है, उस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? हाँ, करिए ना भाई। जब हम कह रहे हैं कि सारे मेगासिस अवार्ड पुरस्कार वाले डाउटफुल है तो उसमें किरण बेदी भी है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किरण बेदी इस वक्त अपने आप को या किसी पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, इसलिए हम बाकी लोगों पे चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा केजरीवाल पे इसलिए कर रहे क्योंकि केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर आप लोगों ने उनको प्रोजेक्ट किया है और वो सत्ता में दखल देने लायक स्थिति में आने का आप दावा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति डाउटफुल हो सकता है उस पर चर्चा करनी चाहिए। मतलब जो सत्ता में आने की कोशिश करे वो गद्दार हो गया आपकी नजर में, वो सीआईए का एजेंट हो गया। ये देखिए, ये आप वाली स्टाइल है। सीआईए का एजेंट आप बता रहे हैं जो सत्ता में आने की कोशिश करेगा। ये हर आने वाला सत्ता में आने वाला। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उन पे आप क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? अरे राहुल गांधी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उन पे टिप्पणी नहीं करते आप? आज विषय केजरीवाल का है, कल मोदी का था, परसों और किसी का रहेगा, उन पे चर्चा होगी, उसमें आपको बुलाया जाएगा। लेकिन आज अगर केजरीवाल का विषय तो केजरीवाल पे ही बोलेंगे ना, आज फारूक अब्दुल्ला पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, केजरीवाल पे बोलिए, हम तो आपको जवाब देंगे। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है हम चर्चा के दिशा में इन विषयों पर डाउट या चर्चा करने की जरूरत नहीं कि क्या दुनिया के पुरस्कार ऐसे मैनिपुलेटेड होते हैं या नहीं। वो तो होते ही है, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्या दुनिया के देश दूसरे देशों में हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं करते हैं? सवाल केवल इतना है कि क्या केजरीवाल का ये कनेक्शन डायलॉग इंडिया एस्टेब्लिश कर पाती है, एक, और क्या दूसरा, ऐसा अगर होता है तो देश के साथ कितना बड़ा खेल हो सकता है। और ये खेल के कुछ सिम्टम्स आप जितने भी दिन यहाँ काम कर रही है उनमें दिखते हैं क्या? ये तीन चीजें मुझे लगता है हमारे चर्चा का आधार होना चाहिए। ठीक है, विदेशों एक सेकंड में देखिए, ये मैं सुरेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक पश्चिमी सभ्यता है जो पिछले 200 सालों में हमारे ऊपर आई, अंग्रेजों ने थोपी। एक 5000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक सांस्कृतिक विरासत हमें छोड़ी, एक ज्ञान दिया, हमें एक शिक्षा पद्धति दी, एक आयुर्वेद की पद्धति थी, अध्यात्म दिया। ये कहीं ना कहीं उसको डाउनग्रेड कर और पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को हमारे दिमाग में घुसाने का एक मैकेनिज्म है। जो उन चीजों को प्रमोट करते हैं उनको ये संस्थाएं पुरस्कार देती हैं, वो ये कंपनियां उनको प्रमोट करती हैं। बहुत जल्दी से आप प्रमाण दिखाएं एक बार दर्शकों को। देखिए, हमारे पास सारे प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो फोर्ड फाउंडेशन का रिलेशन जो है सीआईए से, ये पूरे इस पत्रों में स्पष्ट है। इन पत्रों की प्रतिलिपि जिसको चाहिए मैं अलग से भी उसको मेल कर सकता हूँ, हमें मेल आईडी यहाँ भेज दें। ये सारे उनके डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सीआईए के। अरे आप सुप्रीम कोर्ट में जल्दी जाइए ना, फिर आप। हमने तो सब चले गए, मुकदमा ठोक गया हमारे ऊपर, हमने सब जगह कर दिया है। यदि हम लोग गलत हैं, देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी गलत है, अरविंद जी गलत है, आप तत्काल कोर्ट का रुख करिए। बिल्कुल कर दिए, और कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करें। ये केजरीवाल के साथ खिलाफ चल रहे हैं देश में। नहीं, अगर हम गलत हैं, हमने कोई गलती की है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने केस किया है ऑलरेडी। आपने केस किया, हमने ऑलरेडी केस किया। उसके प्रतीक्षा कीजिए परिणामांतक नतीजों का। बहस तो करेंगे ना, अगर कोई सामने में आ रहा है, एक दावा कर रहा है, आप किसी को आरोपी नहीं कह सकते। एक आदमी अगर दावा कर रहा है, परिणाम आने की प्रतीक्षा करें। आप जो आरोप लगाने के पहले या कोई भी राजनीतिक दल या कोई पत्रिका के संपादक भैया मेरे बैठे, मैं इनसे कह रहा हूं, यदि ये कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट के जज साहब जो देंगे रिजल्ट या निर्णय, उसका फैसला तो हमें मानना होगा ना। उसका हम तो इंतजार नहीं तो नहीं तो क्या आप अभी किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले जिन भी लोग
हम सब तो सही लगा रहे हैं, हवा में नहीं लगा रहे हम। नहीं, आपके सब हमने हर डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आप खुद लिख दीजिए, एक लिंक दिया है, मैं आपको इसकी प्रति दे दूंगा। आपके सबूतों में दम है तो ये फैसला कोर्ट करेगा, ना कि मैं और आप। मैं यही कह रहा हूं। ठीक है संदीप, आप वाले ऐसी भाषा मत बोलिए। अगर आप वाला ये कहेगा, आपका कोई नेता अगर ये कहेगा कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद बोलेंगे, तो आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल तो कोर्ट के निर्णय आने के पहले नहीं होगी ना। अरविंद जी पे मानहानि का दावा बहुत लोग कर रहे हैं ना, नहीं हो रही हमारी दुकान बंद। सुरेश ये कह रहे हैं गुप्ता जी कि अगर इस प्रकार से आम आदमी पार्टी हर कोर्ट के फैसले का इंतजार करती रही तो अभी तक तो न सुरेश कलमाड़ी पे आरोप सिद्ध हुआ है, न रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप सिद्ध हुआ है, ना मुकेश अंबानी पे हुआ है, न मुकेश अंबानी पे हुआ है, किसी पर नहीं हुआ है। तो आरोप लगाने के एक्सपर्ट तो ये अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं संदीप, हाँ जल्दी से बहुत जल्दी आप जैसे कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का, ये 19 अक्टूबर 2012 की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आप टीम अन्ना के हैं राजू पारुलकर, उन्होंने एक केस डाला था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा अरविंद केजरीवाल से कि आप अपने पूरे एनजीओ की फंक्शनिंग हमें बताइए, एनजीओ की फंडिंग कहां से आती है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, आज तक वो जवाब नहीं दिए हैं, उन्होंने अभी तक जवाब सबमिट नहीं किया है। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कोर्ट पे। अभी गृह मंत्रालय ने, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे गृह मंत्रालय ने एक जांच कराया, 36 पॉइंट गृह मंत्रालय। सबसे पहले आप ये जरा बताइए, आपको कैसे मालूम कि अरविंद जी ने वहां कोई कार्रवाई नहीं की है? कोर्ट की बात नहीं करेंगे तो उसका निर्णय कोर्ट करेगा। अब आपके एसोसिएशन अवस्थी आपके मेंबर है ना, फोर्ड के फाउंडर आपके, आप आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कल ही आरोप लगाया मीडिया के चैनलों सामने सीआईए का एजेंट है उनका। जो आपके लोकपाल जो बना हुआ पार्टी के इंटरनल लोकपाल रामदास, उसकी बेटी जो साउथ एशिया की है, आरोप तो मैं लगा दूं कि मोदी जी सीआईए के एजेंट है। यही तो आप कर रहे हैं भाई। आप सारे आरोप जिनको मैक्स ऐसा मिलता है वही सारे आम आदमी पार्टी में क्यों आते हैं? फोर्ड से फंडिंग, उनको फोर्ड से फंडिंग होती है, वही आम आदमी पार्टी में क्यों आता है? ये बताइए ना। खत्म। सुनिए देव जी, मैं बता दूं, आरोप, जहां तक आरोप की बात है तो आरोप बीजेपी पे भी लगते आए हैं और कांग्रेस पे भी लगते आए हैं। और उसमें मैं बता देता हूं, लंदन बेस्ड एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो आपने नाम सुना होगा, अनिल अग्रवाल जिसके सीएमडी हैं, ठीक, उन्होंने बीजेपी को और कांग्रेस को वो करोड़ों रुपए डोनेशन के रूप में देते आए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से दिया गया, ठीक है, जो फंडिंग होती है आपके पास। देखिए वेदांता की फंडिंग एक पार्शियल फैक्टर है, लेकिन उनके ऊपर समय मेरे पास आपकी एग्जिस्टेंस बोर्ड पे डिपेंड है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, हमको ये देखना चाहिए, शायद ये जो हम भारत के कारपोरेट की बात करें, कारपोरेट के हस्तक्षेप से होने वाला प्रॉफिट भारत में रहेगा या उनके गलत हस्तक्षेप पे भी विरोध होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हमें बचे हुए समय में इस पे चर्चा करनी चाहिए कि क्या सीआईए का एजेंट इस देश में अगर सत्ता में दखल देने लायक होता है कोई भी, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है देश को, ये भी तो पता चले। ठीक है, अब इसकी अगली कड़ी जांच का विषय है कि इस तरह से जो कंपनियां जो फॉरेन फंडिंग प्राप्त करती हैं, जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इस तरह से फॉरेन फंडिंग लेती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में वो लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बनकर उनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा है, पता चले। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। गृह मंत्रालय ने अपनी जांच में कहा है कि कबीर ने जो फंडिंग ली है उसको उसने दूसरे काम में देखिए, कबीर की जांच, आप ये बताइए गृह मंत्रालय ने एक्शन क्यों नहीं लिया? चला था, एनजीओ है, एनजीओ को दिया गया फंड, मुझे लगता है उसका वो अलग संदीप जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सारा चंदा पीसीआरएफ के अकाउंट में क्यों लिया इन्होंने? 200 करोड़ बताइए, एक अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे? अरे आपसे पूछिए अकाउंट खोलेंगे क्या, मर जाएगा? अरे ये लीगल फाइंड है भाई, अरे कानून तो चलेंगे ना। आप कानून तोड़ के कानून की बात, कानून लागू करने। डायलॉग पत्रिका के संपादक जी, मेरी बात सुनिए आप। भाई साहब आप बताइए, कानून के हिसाब से काम करेंगे ना। सारे कागजी प्रमाण 50 किताबें लेकर बैठ गए, कोई प्रमाण नहीं होता है। बताइए अग्रवाल जी, आप हम पे केस कीजिए ना। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमारे को। आप मुझे बताइए कि इंडियन अगेंस्ट करप्शन का जब मूवमेंट चला, उसका जितना चंदा इकट्ठा हुआ वो सारा पीसीआरएफ के अकाउंट में क्यों दिया गया? आप क्यों लिया गया? क्या आप वहां मौजूद थे? उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने देखिए ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, ये आप जो बातें कह रहे हैं किताबी बातें जो आप निकाल के किताबी बातें नहीं है, हमने कोर्ट क्वालिटी चैलेंज किया है इसको। नहीं किताबें रख करके बैठ गए। कबीर फाउंडेशन पे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने इतने उंगली उठाई है। आप मुझे एक बात बता दो। अरे केजरीवाल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किताबें लेके बैठते हैं, किताबें लेके बैठेंगे तो ही तो चर्चा होगी। वो भारत की ऐतिहासिक किताब होती है, ये इनकी लिखी हुई किताब है खुद की, ये कोई ऐतिहासिक किताब कोई प्रमाणित नहीं है। अरे ये हवा में नहीं लिखी जाती है, मुझे कोई भी फंसा सकता है। आप जो ये किताब लिख करके बैठ गए, इतना ज्ञान आप बता रहे हैं मेरे को। मुझे लग रहा है आपको देश के कानून का जरा भी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको, अरे आपने उतर के दे रहे हैं, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि पूरा देश
सीआईए के इशारे पे चल रहा, आपने बोला कहीं ना कहीं रोल है, आपने बोला ये बात शुरुआती दौर में। मैं 70 से कानून का जानकार, मैं रूलिंग पार्टी पे कह रहा हूं। मैं कहता हूं फाउंडेशन भारत में काम कर रही है, तो क्यों कर रही है काम? केजरीवाल जी डायरेक्ट फंडिंग भारत में आ रही है, सरकार रोके ना उसको। बिल्कुल। इस पे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आप केजरीवाल से कहो ना इसके खिलाफ आंदोलन चलाए। केजरीवाल फंडिंग क्यों आ रही है? आप क्यों नहीं आंदोलन करते? हम तो कर ही रहे हैं। कहां कर रहे हो? यहाँ बैठे हुए हम तो लिख रहे हैं करके सिर्फ जो है ना चर्चा कर रहे हैं। आप जाइए जंतर मंतर पर आंदोलन खड़े होते हैं 15 दिन तक। आपके केजरीवाल साहब क्यों टीवी पे आते हैं? तो 15 दिन तक बिजली पानी मुद्दे पे आपके केजरीवाल साहब क्यों आंदोलन नहीं करता? पत्रकार अपने कलम से काम करता है। पत्रकार आंदोलन नहीं करता, ये आशुतोष वाली बात नहीं है। पत्रकार अपने कलम से काम करता है। पत्रकार रोड पर अनेक पत्रकार ऐसे ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो एनजीओ पे हम इतना जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, इस एनजीओ के डिस्कशन में इस बात को हमने जरूर ध्यान में लेना चाहिए कि लोकपाल जो था, लोकपाल के दायरे में एनजीओ आनी चाहिए। ये सब कह रहे थे, हमने भी कहा था, सरकार भी कह रही थी, विपक्ष भी कह रहा था, लेकिन आप कह रही थी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले कह रहे थे कि लोकपाल के दायरे में एनजीओ नहीं आने चाहिए। ऐसा क्यों? आप चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री को एनजीओ के दायरे, लोकपाल के दायरे में लाना चाहते और एनजीओ को क्यों नहीं लाना चाहते? इसका मतलब एनजीओ का रोल डाउटफुल है। एनजीओ की भी फंडिंग कहां से हो रही है? अवार्डी विनर को मेंबर बनाना चाह रहे थे वो अपनी कमेटी का, क्यों एक्सेस बाई की अवार्डी बेकार है? तो कहीं ना कहीं इंटेंशन उनकी हमेशा जाहिर होती है। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, वो चाहे एनजीओ हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट अगर कैमरा फोकस कराएं तो पूरे लेटर्स हैं सारे, इनकी मैंने कॉपी आपके चैनल को भी प्रोवाइड करा रखी है। आपके एडिटर साहब जो भी इस प्रोग्राम के एडिटर, उनके पास सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ मैंने दिए रखे हैं। दिक्कत ये है कि देश में ट्रांसपेरेंसी, इस सीरीज को हम लगातार चलाएंगे। हम डायलॉग इंडिया के मैगजीन्स को और उनके सारे पब्लिकेशन को मैंने खुद देखा है। हमने 17 दिन के स्टडी करने के बाद हम डायलॉग इंडिया के लोगों को अपना मंच दे रहे हैं, क्योंकि हमको लगा कि उनके बातों में पुख्ता दम है। और इतने महीनों से इन्होंने मैगजीन छापी है, लाखों प्रति लोगों तक गई है। इसके बावजूद केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जो छोटी छोटी बात पे एक्शन लेते हैं, तो डायलॉग इंडिया के कागजों में दम है, ये जानने के बाद ही हमने उनको मंच दिया है। आप इस बात को कहना चाह रहे हैं अग्रवाल जी कि फोर्ड फाउंडेशन सीआईए से कनेक्टेड है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल संदीप जी ने अपनी किताब लिखी है, इसमें इस चीज को पूरा प्रूव किया है। बता रहा हूं कि हमने इस पे किताब भी पूरी लिखी है। जो फोर्ड का, ये किताब का नाम है, ये सीआईए के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे रिचर्ड विसल, और जो फोर्ड में गए थे, फोर्ड के जो डायरेक्टर 2 साल बाद ही सीआईए के जो डायरेक्टर थे उसके सलाहकार हो गए थे। बाद में उन्होंने फोर्ड के साथ ये आपको 1954 का पूरा दस्तावेज पढ़ना होगा कि सीआईए के लिए फोर्ड किस तरह से फंडिंग करती है। उसके बाद सीआईए के लिए फोर्ड ने यूरोप में 4 मैगजीन खरीदा। उसने पूरा एक माहौल पूरा क्रिएट किया और उसके बाद एक पब्लिकेशन हाउस स्टेबल किया। और सीआईए ने क्यों? क्योंकि उस समय रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। पूरे वामपंथ आंदोलन को खत्म करना था। ये पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की लड़ाई चल रही थी। फोर्ड ने उसको अपने पैसे के जरिए पूरे मीडिया हाउसेज को खरीदा। अपने भारत में जो अभी ये मीडिया पे सवाल उठा रहे थे, बिल्कुल उठाइए। पनोस नाम की एक पूरी संगठन उन्होंने दक्षिण एशिया में बना रखी है। 7 कार्यालय उसके काम कर रहे हैं जो मीडिया में फंडिंग करती है। मीडिया पूरी फंडिंग करती है। आज की डेट में दूध का धुला, नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि फंडिंग करती है। देखिए, हम तो अगर जो गलत है मीडिया में गलत है उसको कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत है उसको गलत। फोर्ड फाउंडेशन कोई आज की आई नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ पिछले 60 साल से इस देश में फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे डोनेशन दिया जाता है। और देखिए, जब तक एनजीओ को नहीं, बहुत सारी एनजीओ हैं। जब तक देश के लिए नुकसान नहीं हो रहा था हम नहीं बोल रहे थे, अब देश के लिए घातक इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक बात पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए फंड की बात है, उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वकील साहब, इसमें जोड़े संदीप जी, जब तक आप वकील का रोल प्ले कर रहे हैं, जब तक आप वकील का रोल प्ले कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। कल को आप चोर बन जाए तो मैं आपके खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे? यदि फोर्ड कंपनी इतनी खराब है आपकी नजरों में और पिछले 60 साल से यहाँ पर चली आ रही है, तो भारत सरकार से आप क्यों नहीं डिमांड करते कि उसको? बिल्कुल ही डिमांड करने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे आप सुनिए, आपकी लड़ाई दरअसल भारत सरकार से है, ना कि अरविंद जी से। आप जबरदस्ती अरविंद जी को थोपे जा रहे हैं। केजरीवाल उनके शिकार क्यों बन रहे हैं जब उन्हें सच पता है? तो मैं बता रहा हूं, यदि फोर्ड कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया जाए भारत के अंदर से, कार्यक्रम तो ना समय समाप्त हो गया। बनेंगे ना हम बनेंगे ना आप बनोगे। ऐसा है गुप्ता जी, इस पे हम आम आदमी, आज की जो जरूरत है देश में, ये इन सब के अलावा देश की जो बाहरी सीमाएं हैं उस पे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इवन श्रीलंका भी बीच बीच में आके दिखा देता है। इन सब पे हमें वॉच करने की जरूरत है।
इस अपने बॉर्डर जब सिक्योर होंगे तो अंदर की बातें तो बाद में। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसकी अगली कड़ी में हम और इसकी पड़ताल करेंगे। ठीक है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कोई आ चुकी है, फिर गृह लेकिन उस अगर CIA जैसी कोई विदेशी संस्था ठीक है, हमारे देश में मैं वक्त वक्त खत्म है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसके अगले क्रम में बहुत धन्यवाद आपका, त्यागी जी और संदीप देव और अग्रवाल जी, और इसके अलावा गुप्ता जी, और बहुत धन्यवाद। कल इसकी अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे। कुछ और नए तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। डायलॉग इंडिया के तथ्य भी होंगे उसमें। डायलॉग इंडिया क्या कह रहा है, उसके आरोपों में कितना दम है, उनके तर्क क्या है, ये कल एक बार फिर इसी वक्त आपके सामने होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।